Good morning to all. Today, next topic is the very important topic. State Kirchhoff laws for electrical circuit and explain suitable illustrations. Also state the sign conventions. Kirchhoff first law. Kirchhoff have given two laws, and law number one current law or law number two loop rule. ओम्स लॉ हमने इससे पहले पढ़ा था. ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था V is equal to RI, V is equal to I, R. ओम्स लॉ हम जो है यूज करते थे वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, करंट कैलकुलेट करने के लिए इन द सिंपल सर्किट. जहां पे सिंपल सर्किट की बात आती थी, सिंपल सर्किट्स की बात आती थी, तो ओम्स लॉ यूज करते थे V is equal to RI टू सॉल्व द सिंपल सर्किट. लेकिन जब सर्किट सिंपल नहीं होते हैं, सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इस तरह के सर्किट जब होते हैं, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सर्किट, दिस इज नॉट ए सिंपल सर्किट, तो ओम्स लॉ यहाँ पे काम नहीं करेगा. यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम ओम्स लॉ से इस सर्किट को सॉल्व कर दें, इस सर्किट में हर ब्रांच में जो है करंट कैलकुलेट कर दें. तो हमें नया लॉ पढ़ना पड़ेगा, दैट इज किरचॉफ लॉ. किरचॉफ ने लॉ दिया, किरचॉफ लॉ टू फाइंड. किरचॉफ लॉ क्या करता है? करंट फाइंड आउट करेगा, वोल्टेज फाइंड आउट करेगा एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेगा. इन द सर्किट, इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है. इस लॉ के नेम करंट लॉ भी इसको बोलते हैं, जंक्शन रूल हम इसको बोलते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हम इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. दिस इज इंपॉर्टेंट. कई बार ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल में पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है किससे रिलेट है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट. तो इसका स्टेटमेंट है द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, in electrical circuit is always zero. So let us understand what is the meaning of this statement. Let us understand it. Let us suppose that circuit, suppose that I have a closed circuit and this is a point. यहाँ पे 2 और 3 वायर जो है इस पॉइंट पे मिल रही है. दिस इज वायर नंबर 1, वायर नंबर 1, और वायर है तो इसका कोई रेजिस्टेंस भी होगा, और ये वायर जो है O पॉइंट पे मीट कर रही है, O पॉइंट पे, और इस वायर में O पॉइंट की तरफ जो करंट आ रहा है दैट इज करंट I1 करंट आ रहा है O पॉइंट. अब एक और वायर है, देयर इज अनदर वायर, और इसमें करंट आ रहा है O की तरफ को, दैट इज करंट नंबर I2. अब इस सर्किट में मान लेते हैं ये दिस इज अनदर वायर, लेकिन इस वायर से जो है करंट I3 अवे जा रहा है जंक्शन से I3. क्लोज सर्किट होने का मतलब ये वायर जो है किस तरह से, ये कोई सर्किट है जैसे ये अब ये हुआ जंक्शन, ये वाला पॉइंट हुआ जंक्शन. मान लो इधर से करंट I आ रहा है, ऊपर को करंट I1 जा रहा है, और डाउन को करंट I2 जा रहा है. इसी तरह का एग्जांपल है ये I1 करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, I2 अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड I टुवर्ड द जंक्शन. इसी को रिलेटेड ये लॉ बनाया गया है. मान लेते हैं इसी तरह का, इस तरह का कोई क्लोज सर्किट है, दिस इज क्लोज सर्किट, इसके लिए ये लॉ दिया गया है. मान लो ये जंक्शन है, जंक्शन O पे I1 करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, दिस इज जंक्शन. करंट I2 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, एंड करंट I3 जंक्शन से अवे जा रहा है, और करंट भी मान लेता हूं मैं, दिस इज अनदर वायर ऑफ ए क्लोज सर्किट, और इसमें करंट I4 flowing away from the junction. This O point is
known as junction. This is junction. जंक्शन जहां पे 2 और 3 और मोर वायर्स मीट करती है, जैसे रेलवे में आपने सुना है जंक्शन, रेलवे जंक्शन जहां से एक स्टेशन से बहुत सारे स्टेशन को ट्रेन जाती है। अब इस लॉ का जो सिंपल स्टेटमेंट मैंने बना के लिखा है, देखो, द सम ऑफ करंट्स मीटिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। ये स्टेटमेंट है, ये बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, और इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने पड़ते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव लेने होते हैं, और जो जंक्शन से अवे जा रहे होते हैं वो हमें नेगेटिव लेने होते हैं। द सम ऑफ द करंट्स मीटिंग द जंक्शन, तो सम ऑफ द करंट्स मीटिंग द जंक्शन क्या हुआ, I1 मीटिंग द जंक्शन, लेकिन I1 जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं वो हमने ये पॉजिटिव, तो साइन कन्वेंशन अगर ये लॉ में यूज करूंगा तो मुझे ये पॉजिटिव नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा द सम ऑफ द करंट्स मीटिंग द जंक्शन I1 प्लस I2, ये दोनों जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, और अवे जंक्शन से अवे कौन से करंट जा रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा मुझे, टेल मी द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। I3 plus I4. I3 plus I4. I3 प्लस I4, गुड। अब इस लॉ को मैं एक ही क्वेश्चन में लिखूं, अगर I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मुझे लॉ लिखना है ऐसे, तो इस स्टेटमेंट को लिखा गया ऊपर, ये द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज 0। लेकिन इसके लिए मुझे साइन कन्वेंशन यूज करनी पड़ेगी। द करंट्स, जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, देखो ये जंक्शन की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इसमें, ये जंक्शन की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है इसमें, और ये जंक्शन से अवे जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव अपने आप ही आ गया, और ये भी जंक्शन से अवे जा रहा है, यहाँ पे भी ये नेगेटिव आ गया। तो अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट, अगर आपने ये स्टेटमेंट यूज करना है तो इसमें साइन कन्वेंशन लिखने पड़ेंगे, और इस स्टेटमेंट को सिंपली मैं ऐसे लिखूंगा, सिग्मा सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग द जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये बुक में आपकी लिखा गया। लेकिन जब आप इसमें क्या करोगे, साइन कन्वेंशन यूज करोगे, आप ये यूज करोगे द करंट्स टुवर्ड द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव, राइट। तो ये सिंपल है, ये वाली स्टेटमेंट आप याद रखें, द करंट टू सम ऑफ द करंट्स मीटिंग द जंक्शन, और जंक्शन को मीट कर रहा है करंट I1 और I2 इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन I3 एंड I4 अब जो है जंक्शन को लीव कर रहे हैं, इसलिए ये यूज करेंगे हम सिंपल। अब नाउ दूसरी स्टेटमेंट है मेरे पास यहाँ पे, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोला गया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों बोला गया है इसको, आई नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टी, I1 into t plus I2 into t is equal to I3 into t plus I4 into t। अब करंट इनटू, देखो अगर ये I1 करंट है तो ये चार्ज Q1 हो गया, टाइम मैं मान लेता हूं T1, लेकिन 1 सेकेंड। अब चार्ज Q2 कितना बन जाएगा, I2 इंटू टी, इसको मैं T1 भी लिख लूं तो T1 मैंने 1 सेकेंड, इसको मैं T2 मान लूं तो T2 भी 1 सेकेंड, सेम टाइम। Q3 इज इक्वल टू I3 इंटू T3, राइट। सो कहने का मतलब मैं सब टाइम को T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए मैंने ये नोट कर लिया कि करंट मीटिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। सो आई कैन राइट द प्रोडक्ट I1 इंटू T, आई कैन राइट Q1 प्लस Q2, ये क्या हो गया, द टोटल चार्ज मीटिंग द जंक्शन, राइट, इज इक्वल टू चार्ज नंबर Q3
plus charge number Q4, the total charge leaving the junction. The total charge meeting the junction is equal to the total charge leaving the junction, right? तो ये मेरी स्टेटमेंट वैलिड होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं, जंक्शन रूल इसको बोलते हैं, करंट लॉ इसको बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग द जंक्शन इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली आप ऐसे भी लिखते हो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, आपकी बुक में ये दिया गया है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 लिखना है, तो जो पहले मैंने स्टेटमेंट बताई उसको यूज करना है। लेकिन अगर आपने ये यूज करना है द सम ऑफ द करंट्स मीटिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द लीविंग द जंक्शन, तो आपको साइन कन्वेंशन जो है इसको जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप ही जो करंट मीटिंग द जंक्शन आएंगे वो पॉजिटिव आ जाएंगे। इसमें देखो पॉजिटिव, एंड जो द करंट्स लीविंग द जंक्शन वो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएंगे, राइट। देन विच स्टेटमेंट यू वुड लाइक टू यूज? कौन सी स्टेटमेंट आपको अच्छी लगी थी, ये फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? बताइए, आंसर करो जल्दी, कॉन्सेप्ट लेंथी है। सर सेकंड स्टेटमेंट, ओके गुड, तो इसको यूज करेंगे हम। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ लूप रूल भी बोलते हैं, सिंपली लूप रूल भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ये भी मैं वेरीफाई कर दूंगा क्यों इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है पेपर में कि किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ किससे रिलेटेड है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है अनदर पैरामीटर ले लो कोई, क्या उससे रिलेटेड है? तो आपका आंसर होना चाहिए दिस इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। इस तरह के जो टिपिकल सर्किट आते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, तो इसका स्टेटमेंट में मैं बाद में बताऊंगा। हम आर्टिकल से न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, हम लॉ बाद में समझेंगे, पहले न्यूमेरिकल करेंगे। तो मान लो मेरे पास ये सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, देखो बी सी डी ई बी, ये क्लोज्ड ब्रांच है, राइट। तो ये मेरे पास कुछ ये रेजिस्टेंस जो है 3 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर, ये सेल है 2 वोल्ट का, ये 1 वोल्ट का, ये 4 वोल्ट का, 4 ओम का रजिस्टर, 3 ओम का रजिस्टर, 2 ओम का रजिस्टर। अब सर्किट में जब आपके पास बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें करंट दिया गया होता है, लेकिन अगर करंट ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा वोल्टेज का सेल है वो +4 वोल्ट का, तो आई नो दैट सेल से जो करंट चलता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है। मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट फ्लो कर रहा है, हमने सबसे बड़ा सेल यूज किया, इससे हम करंट चला रहे हैं सर्किट में। क्यों किया? क्योंकि बड़ा सेल ये डोमिनेट करेगा सर्किट में, और यहाँ पे करंट जो है आई चला गया, आई। अब यहाँ पे आ गया बेटा जंक्शन, बी पॉइंट पे, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हम यूज करेंगे जंक्शन रूल, जंक्शन रूल यूज करेंगे, जंक्शन रूल ये बी पॉइंट पे हम यूज करेंगे। अब I1 करंट, आई करंट यहाँ पे पहुंच गया, आई करंट जो है बी पॉइंट से इधर भी जाएगा, इधर जो करंट जा रहा है इसको मैं मान लेता हूं I1। अब आपने ये नहीं देखना है कि इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, करंट तो इससे पॉजिटिव से इधर जाता है, बड़े सेल से मैंने करंट चलाया। लेकिन अगर आप तीनों में +2 वाले में से भी ऐसे चला लो, यहाँ पे ऐसे चला लेते हो, अगर आप यहाँ से भी ऐसे चला लो, कई बार किताबों में ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से I1 आया, इधर से I2, इधर से I3, उस तरह के न्यूमेरिकल भी मैं यूज करूंगा। लेकिन इस केस में अगर हम क्या बोलते हैं, आपको सिंपल कैसे बनाना है इसको, तो I1 चला गया इस ब्रांच में और I2 चला गया इस ब्रांच में, इस ब्रांच में। अब I2, यहाँ पे I2 करंट चल रहा है, और इस रेजिस्टेंस में ये I2 इधर आ गया, ये जो रेजिस्टेंस है 4 ओम का, इसमें भी करंट I2 चल रहा है, I2 करंट ऊपर से आया इधर, ये करंट I2 आ रहा है ऊपर से, राइट। और इस वाली मिडिल ब्रांच में इधर से I1 करंट चल रहा है, 3 ओम रजिस्टर में भी I1 करंट फ्लो कर रहा है, और I2 ऊपर से आ रहा है, I1 इधर से आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, I1 + I2, I1 + I2। तो यहाँ पे मैं जंक्शन रूल यूज करूंगा बी पॉइंट पे, तो जंक्शन रूल यूज करूंगा, तो जंक्शन रूल क्या है, द करंट मीटिंग द जंक्शन, और जंक्शन को जो मीट कर रहा है करंट, दैट इज I, द करंट मीटिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन, और जंक्शन को जो लीव कर रहा है करंट, सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन, I1 + I2, I1 + I2। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? कोई डाउट है तो बोलिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1।
राइट? बोलो बेटा, कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब इसका नाम है लूप रूल। नो सर। लूप रूल। अब मैं क्लोज्ड सर्किट यूज करूंगा क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ के लिए लॉ, क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ कौन सा कंसीडर किया मैंने? ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा कौन सा क्लोज्ड पाथ? ये देखो बी पॉइंट से मैंने शुरू किया, सी डी, ये क्लोज्ड पाथ, ई और ये दोबारा हम बी पे ही पहुंच गए। इसको बोलते हैं लूप रूल। ये क्या है भाई? ये व्हाट इज दिस? ये लूप है। क्या है? बन गई लूप। और इसमें मैंने ये डायरेक्शन दे दिया करंट का। ये क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज? रिप्लाई। क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको लूप बोलते हैं। दिस इज लूप, राइट? अब जो है नाउ देखो, ये जो पहले वाला क्लोज सर्किट है, सिंपल ABCD लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये बनाई मैंने लूप, इसको दे दिया नाम लूप नंबर 1। ये बनाई मैंने लूप, इसको नंबर दे दिया लूप नंबर 2। अब यहां पे लिख लिया सिंपल लूप नंबर 1। अब लूप नंबर 1 में बी पॉइंट पे खड़े हो गए हम। पॉइंट बी, ध्यान से सुनना, एक बार समझ में आ गया, सारे न्यूमेरिकल इजी लगेंगे। अब हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे क्योंकि मेरी लूप जो है क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज लूप है। तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे, ऐसा नहीं है बी पॉइंट से चलना है, चाहे तुम ई से चल लो चाहे डी से, लेकिन चलना क्लॉकवाइज ही है क्योंकि हमने लूप कंसीडर की क्लॉकवाइज। हमारी लूप है ये, दिस लूप इज क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी सेम ही आंसर आएगा न्यूमेरिकल में। इस लूप में यहां पे खड़े हो गए हम बी पॉइंट पे, बी से चले सी की तरफ, बी से सी तक। अब सबसे पहले हमने कि एक राउंड लगाना है, बी से सी तक जाना है, सी से डी तक जाना है, डी से ई तक जाना है, ई से बी तक जाना है। जब बी से सी तक जाएंगे, सी से डी तक जाएंगे, तो हमने सबसे पहले सेल देखने हैं। सेल, कितने सेल मुझे इस क्लोज सर्किट में मिले, फिर इज इक्वल टू करके रेजिस्टेंस देखनी है। अब मुझे आप आंसर करोगे साथ में, बी से जब मैं सी तक चला, क्या मुझे कोई सेल मिला रास्ते में? बोलो। नो सर। अगर मैं सी से ट्रेवल कर रहा हूं डी की तरफ, तो मुझे कोई सेल मिला? यस सर। इस सेल का पहला टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और दूसरा क्या है? नेगेटिव। तो दूसरे नंबर का जो टर्मिनल है उसका मैंने साइन ले लिया। और इस सेल की वोल्टेज कितनी है बेटा? 2 वोल्ट। गुड, 2 वोल्ट। देखो ये 2 मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब यूनिट नहीं लिखने हम, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में हम यूनिट नहीं लिखते। अब इस सेल से आगे चले गए और डी पॉइंट पे पहुंच गए, कोई सेल नहीं है। डी से ई तक चले गए, कोई सेल नहीं है। लेकिन जब ई से बी की तरफ आए तो बीच में कितनी वोल्ट का सेल मिला? 1 वोल्ट। इसका फर्स्ट नंबर टर्मिनल का साइन क्या है? नेगेटिव। और दूसरे का? पॉजिटिव। तो दूसरे नंबर का जो टर्मिनल है उसका साइन ले लेना है। दूसरे नंबर का टर्मिनल है +1, इज इक्वल टू, सेल का काम खत्म हो गया। अब हम दोबारा वही रास्ता फॉलो करेंगे, लूप नंबर 1 क्लॉकवाइज। जब अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू RI। अब मुझे बताओ, B से जब C तक गए तो हमें कोई रेजिस्टेंस मिला रास्ते में? नो सर। C से D तक, C से जब D तक गए तो कोई रेजिस्टेंस मिला? यस सर। कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 4 ओम। और इस रेजिस्टेंस में करंट की क्या चल रहा है? करंट बताओ। I2। करंट I2। ये रेजिस्टेंस, ये करंट। रेजिस्टेंस और करंट मल्टीप्लाई बाय करंट क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज। गुड। अब हम डी पॉइंट पे पहुंच गए हैं, डी से हम ई तक गए, कोई रेजिस्टेंस मिला? अच्छा सुनो, अब जब हम सी से डी तक गए तो हमारे पास रेजिस्टेंस मिला 4 ओम का और करंट मिला I2। अब हम जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, क्या करंट भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है? यस सर।
तो Yes, sir. हमने क्या करना है, अगर हम करंट के रास्ते में चल रहे हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव। अब हम डी से चले ई की तरफ। ई से जब गए, डी से ई तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब ई से बी की तरफ आ रहे हैं हम, तो हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है रास्ते में? 3। और उसमें करंट का वैल्यू बताइए, करंट कितना है? I1। I1। अब हम करंट के डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हैं या अपोजिट? ऑपोजिट। अपोजिट। जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उससे अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है। आई विल टेक इट नेगेटिव। ओके बेटा, ये रेजिस्टेंस, ये करंट, राइट। किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, ये लिख देता हूं मैं ऊपर। सिग्मा EMF, sum of all the EMF of a cell in a closed circuit is equal to sigma IR। क्या जो स्टेटमेंट है उससे मेरी इक्वेशन मैच कर रही है? रिप्लाई। लेफ्ट साइड में देखो, सेल का EMF का सम है, इधर रेजिस्टेंस इनटू करंट, प्लस माइनस का डायरेक्शन कैसे लेना ये मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस इनटू करंट, राइट। अंडर ये स्टेटमेंट है। अंडरस्टैंड बेटा, इसका मतलब समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों बोला गया है? क्योंकि जितनी एनर्जी सेल के पास है वही एनर्जी जो है, वही वोल्टेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई अमंग द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स इन द क्लोज्ड सर्किट। अंडरस्टैंड व्हाई वी से दैट दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ओके, बोलो बेटा, रिप्लाई करना है साथ में। Yes, sir. अब देखो इस इक्वेशन को सिंपल बना लेता हूं मैं। -2 + 1 दैट इज -1 इज इक्वल टू 4I2 - 3I1। अब इसको और सिंपल बना लेते हैं, विच इंप्लाइज 4I2 - 3I1 इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन बॉक्स में बंद कर लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि वो इक्वेशन नंबर 1 हमने ऑलरेडी I इज इक्वल टू I1 + I1 को दे दिया। ओके, आगे मूव करें। यस सर। दिस इज लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 के लिए हम वैसे करेंगे, ए पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, फिर बी पे, फिर ई पे, ऐसे। या तुम एफ पॉइंट से भी चल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ई से भी चल सकते हो। ए पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया और हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे क्योंकि लूप नंबर 2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ए से बी तक गए कोई सेल है? बोलो। नहीं है ना? नो सर। बी से जब ई की तरफ गए तो कौन सा सेल है? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव है और सेकंड टर्मिनल क्या है? नेगेटिव, -1। -1। अब आगे कोई सेल नहीं है, ई तक चले गए, ई से एफ तक कोई सेल नहीं है। एफ से जब इधर आए ए की तरफ तो कौन सा सेल है? 4 वोल्ट, +4। तो पहला टर्मिनल नेगेटिव है और दूसरा क्या है? +4। सेल का काम खत्म हो गया, इज इक्वल टू। अब हम ए से दोबारा मूव करेंगे, ए से बी तक का कोई रेजिस्टेंस है? नो सर। बी से जब ई की तरफ गए तो कोई रेजिस्टेंस है? 3 ओम। 3 ओम। 3। और इस रेजिस्टेंस में करंट कितना चल रहा है बेटा? +3I2 I1। I1 करंट चल रहा है। हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट से अपोजिट चल रहे हैं। क्या लिखूं, प्लस या माइनस? Plus. प्लस। अब ई से एफ की तरफ गए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब ई से एफ से ए की तरफ गए तो रेजिस्टेंस है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है?
2 ohm. और इस ब्रांच में कितना करंट चल रहा है? आई चल रहा है। अगर यहां भी तो यहां भी आई है, I. यहां भी आई Yes, है, sir. आई। अब मैं इसको पॉजिटिव लूं या नेगेटिव? हम करंट के अलोंग चल रहे हैं, करंट से अपोजिट? Positive. Plus. ओके, नाउ -1 + 4 3 is equal to 3i1 प्लस 2। आई की वैल्यू क्या है? आई यहां पे लिखा हुआ है i1 + i2, i1 + i2। now it is equal to 3 is equal to 3i1 plus 2i1 plus 2i2। तो कितना बन गया? ये इक्वेशन क्या बनी है? ये बन गई 3i1 + 2i1। कितना हो गया बेटा? 5i1 plus 2i2 is equal to 3। am I right? am I right? Yes, sir. अब इस इक्वेशन को यहां लिख दूंगा मैं 2i2, ये लिख लिया मैंने पहले 2i2 प्लस 5i1 इज इक्वल टू 3। सिंपल। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं मिटा सकता हूं। अब मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखो ये 4i2 है, इसको भी 4i2 करेंगे और माइनस कर देंगे दोनों को, तो ये i2 से i2 कट जाएगा और i1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 4, 2 × 2 कितना बना? 4i2 प्लस 2 × 5 10i1 इज इक्वल टू 2 × 3 6, राइट। और ये वाली इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं। क्या लिखूंगा इसको? 4i2 माइनस 3i1 इज इक्वल टू -1। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन से, ऊपर वाली इक्वेशन से इसको माइनस कर देते हैं। माइनस, यहां आ जाएगा प्लस और यहां भी आ जाएगा प्लस। तो 4i2 से 4i2 कट गया। 10 + 3 कितने हो गए बेटा? 13i1 इज इक्वल टू 6 + 1 कितना हुआ? 7। i1 का वैल्यू कितना आ गया? 7/13 एम्पियर। इस ब्रांच में हमने करंट जो है कैलकुलेट कर लिया। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। एनी डाउट? एनी डाउट? बोलो बोलो जल्दी। No, sir. अब i1 का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहां पे रख देते हैं। तो i2 का वैल्यू भी आ जाएगा। पुट करो वैल्यू और मुझे आंसर बताओ। टू i2 प्लस, जल्दी सॉल्व करो, तुम कॉपी पे जल्दी सॉल्व कर सकते हो। 5i1 का वैल्यू 7/13 इज इक्वल टू 3। टेल मी द आंसर। आंसर बताइए जल्दी। i2 का आंसर।
बोलो बोलो, इसका आंसर ये आएगा। Yes, sir. 2 by 13 ampere. अब I1 की वैल्यू आपके ये पास है, तो I2 की, I का आंसर भी बता दो। करंट I कितना आएगा? I1 प्लस I2 9 by 13 ampere. 9/13 एम्पियर। तो देखो हमने तीनों ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट कर लिया, I भी कर लिया, I1 भी और I2 भी। ओके, अब मैं लॉ पे चलता हूं, जो इसकी स्टेटमेंट है, जो इसकी स्टेटमेंट है उस पे चलते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, द algebraic sum of all the potential drops and EMF in any closed path in an electric circuit in a network is always zero। तो ये स्टेटमेंट से इसका स्टेटमेंट ये हुआ, एक तो स्टेटमेंट ये है इसका, स्टेटमेंट नंबर 1, सम ऑफ EMF इन एनी क्लोज नेटवर्क इज इक्वल टू 0। लेकिन इसके लिए आपको बुक वाले साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। स्टेटमेंट ये लिख सकते हो, लेकिन मेथड मेरे वाला यूज करना जो मैंने आपको सिंपल बताया। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे लिखा होता है बुक्स में, जो हमने बनाया भी, सम ऑफ EMF ऑफ ऑल द सेल्स इन एनी क्लोज नेटवर्क इज इक्वल टू IR। ये मेरी जो हमने जो सोल्यूशन किया उससे ये मैच करता है, राइट, क्लोज नेटवर्क में। इसलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला गया कि इन एनी क्लोज सर्किट द सम ऑफ ऑल द EMF ऑफ ए सेल्स, जो वोल्टेज होगी उस क्लोज नेटवर्क में, उस EMF का रिजल्टेंट EMF जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे और उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है उनके सम के बराबर होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट। इसको आप कैसे लिख सकते हो? द सम ऑफ EMF ऑफ ऑल द, इसको हम लिखते हैं द सम ऑफ EMFs ऑफ cells in closed circuit is equal to the sum of product of individual resistances and current flowing through them। ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल आसान लगेगी, आपको कोई कुछ भी जो है लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। ये बिल्कुल भूलने वाली स्टेटमेंट नहीं है। द सम ऑफ EMF ऑफ सेल्स इन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लूप वन क्लॉकवाइज ले लिया और लूप टू एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी बेटा, रिपीट योर आंसर क्वेश्चन। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे लूप वन को क्लॉकवाइज ले लिया और लूप टू को एंटी क्लॉकवाइज। यस कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम ऐसा ही करें। अगर दोनों क्लॉकवाइज लेनी है तो क्लॉकवाइज ले ले, एंटी क्लॉकवाइज लेनी है तो एंटी क्लॉकवाइज ले ले, दोनों ही ठीक है। Yes. और दूसरा एक और बात इसमें मैं ऐड कर देता हूं। ये जो करंट है, देखो ये करंट, हम इसकी डायरेक्शन को ऐसे भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। आपका जो है न्यूमेरिक, आपका जो ये सर्किट कई बुक में ऐसे भी लिखा होता है, वहां देख के कंफ्यूज नहीं होना। इस सेल से करंट आया I1, इस सेल से आया I2,